नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सामान्य हिंदी की क्लास में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो हमारी क्लास थी कल, वर्णमाला का पार्ट 1 था। आज वर्णमाला पार्ट 2 होगा, जिसमें मैंने कल आपको स्वरों के बारे में बताया था कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर 45, 10 + 35 व्यंजन माने गए हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण माने गए हैं। साथ ही हम देखेंगे कि 13 स्वर 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। 13 स्वर में से हम 11 स्वरों के बारे में पढ़ चुके थे। स्वर वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें 11 माना है और इन 11 स्वरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो 2 स्वर जो हमारे हैं वो एक तो है अंग और एक है अह। तो ये 2 स्वर, इनके बारे में मैं बताऊंगा। ये ह की आवाज देता है और ये अंग की आवाज देता है। तो ये दोनों स्वरों के बारे में आज मैं आपसे बताऊंगा। और स्वरों की कुल संख्या बताई थी आपको। ये 11 स्वरों का वर्गीकरण बताया था और इसके बाद मैंने आपको ये स्वरों का वर्गीकरण बताया था। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। इसके बाद जीभ की ऊंचाई के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर और जीभ के प्रयोग में आने वाले भाग के आधार पर। तो इसमें एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, आज आप नोट डाउन करेंगे स्वर में ही। एक तो रहेगा आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह के हैं। एक तो मुख से जब निकलेगी हवा या वायु तो उसे बोलेंगे निरअनुनासिक। निरअनुनासिक या मौखिक स्वर। ये स्वर कैसे होते हैं? जिन स्वरों में जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे ए, आ, ई, आदि। और दूसरे होते हैं अनुनासिक, यानी यहाँ पर क्या है, जो हवा निकलेगी वो मुख प्लस नाक से निकलेगी, साथ में नाक से निकलेगी। इसमें क्या है, ये केवल मुख से निकलती है, तो इसे बोलते हैं निर अनुनासिक। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा अंग, या आपने देखा होगा आ या ई, ये क्या है, ये अनुनासिक के उदाहरण हैं। इसमें एक और आपका अंतिम मैं बताऊंगा, जो घोषत्व। घोषत्व क्या है, इसे आप देखेंगे। घोष का अर्थ होता है कि जो श्वास के अंदर कंपन होता है वह स्वरतंत्री एक यहाँ पर आपके गले में पाई जाती है। वहां पर जब कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सघोष ध्वनि। तो इसमें आप केवल ये जब कभी पूछा जाएगा कि स्वर घोष हैं या अघोष हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि सभी स्वर सघोष हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। तो एक ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। और इसके अलावा जैसे
आपको नासिका और अनुनासिक के बारे में बताया गया है। तो ये इसमें स्वरों में जो आपके 13 एक स्वर है आपका अंग 12 और ये है आहा 13। तो इसमें क्या है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। इनको क्या कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। ये स्वर कहलाते हैं अयोग वह स्वर। ये जो मुख्य 11 स्वर हैं उनसे इनको अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये क्या है, ये स्वर की भी आवाज देते हैं और साथ में ही अर्ध व्यंजन की भी आवाज देते हैं। तो ये आह जो है हा की आवाज देगा और ये आधा न की आवाज देगा। तो इसलिए इनको क्या है, अलग रखा गया है। ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है, अयोग बहा। लेकिन इनको अगर अलग कर दिया जाए तो इनकी ध्वनि नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए जैसे कि आपने देखा होगा प्रातः ऐसे लिखा जाएगा प्रातः नमः। तो ये स्वर हा की आवाज बाद में देते हैं और ये ना की आवाज देते हैं। तो ये दो स्वर अलग अलग से रखे गए हैं। और ये जो इनका नाम है अयोग वाह स्वर, ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अच्छा, अब ये आप बताइए, एक प्रश्न आपका इसमें आया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन के बारे में आप जैसे देखते होंगे कि व्यंजन क्या है हमारे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे व्यंजन हैं। तो इसमें आपको आज ये बताया जाएगा कि कौन सा किस वर्ग से आता है, संयुक्त व्यंजन क्या है, अनुस्वार क्या है और इनमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें सीधे सीधे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको इस क्लास के बाद वो सारे प्रश्न करने आ जाएंगे। तो 100% यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि ये आपको स्वर बताए थे और अभी हम व्यंजन देखेंगे। तो इसमें आपके वर्गों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये आपका जो पहला वर्ग है, पहले अक्षर के नाम से पहला वर्ग है। जितने भी ये 5 5 एक एक उसमें पाए जाएंगे रो में। तो आप देखेंगे कि इसको का वर्ग, इसको चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसकी क्या ट्रिक हो जाती है कि इसको कैसे याद रखते हैं, क च ट त प। क्योंकि पहला अक्षर जब हमें याद होता है तो क्योंकि ये याद रखने हमको पड़ते हैं। तो कचट तप, इसका क्या पूरा नाम हो जाता है, कचट तप। तो यही आपका ट्रिक बन जाती है। जैसे क ख ग घ अणा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त त द ध न। तो इस तरह से अभी इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये जो 5 वर्ग हैं इनको क्या कहा गया है, स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि कितने हैं, ये 25, ये आपके टोटल 25 हैं। इसके बाद हम य र ल व को क्या करते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 4। इसके बाद श स स ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ त्र और ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा आपके आगत स्वर में आ और आगत व्यंजन में अ क ख ग ज फ, ये देखे गए हैं।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये नुक्ता जिनके नीचे ये लगा हुआ है ड और ढ, ये अलग से, और आगत व्यंजन के नीचे भी ये जो लगा हुआ है इसे नुक्ता बोलते हैं। मूल 5 हैं आ को छोड़कर, कुल 6 हैं। तो ये जो क ख ग ज और फ, ये 5 ही ये इस तरह से यूज किए जाते हैं जब हम बोलते हैं ज और ज। तो ये हमारे उच्चारण के अनुसार जब आप बोलते हैं तो इसमें आपका अंतर दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त व्यंजन, 2 ये आपके सबसे नए व्यंजन हैं, और 5 ये आपके आगत व्यंजन हैं। और आगत स्वर क्या है वो भी मैंने आपको इसमें बताया। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट कई बार सवाल पूछे गए हैं तो उसको आप कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये अभी हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमने अभी स्वरों का वर्गीकरण देखा था, हम अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक चार्ट बनवाया जाएगा और उससे आपका ये सारा हो जाएगा। तो ये देखिए, नोट डाउन करिए मेरे साथ साथ, सभी नोट डाउन करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे स्थान के आधार पर, उसके बाद देखेंगे प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न के आधार में आएगा आपका श्वास। श्वास पर जो प्रयत्न किया जाता है वह क्या होगा, श्वास की मात्रा के आधार पर। तो स्थान के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर, फिर श्वास के कंपन के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर हम इसको फिर से 2 वर्गों में देखते हैं। एक तो रहेगा आपका अल्प प्राण, एक रहेगा आपका महाप्राण। और श्वास के कंपन के आधार पर आप इसे देखेंगे तो इसमें रहेगा, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, अघोष और घोष, या इसी को बोलते हैं सघोष। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारे सभी स्वर कैसे हैं, सघोष। और श्वास के अवरोध के आधार पर, श्वास के अवरोध, जहां पर हमारा श्वास कहीं अवरुद्ध होगा उसके आधार पर हमारे ये पार्ट बनेंगे, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, तो ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा उत्क्षिप्त
यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और अंतस्थ, बार बार यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको मैं अब नोट डाउन करवाऊंगा स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कंठे। कंठे का मतलब है कि जो हमारे कंठ से आवाज निकलती है, वहां से कौन कौन से कंठ से हमारी कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं। तो कंठ में सबसे पहले क्या, का वर्ग पूरा, और साथ में इसमें जब आप बोल करके देखेंगे ह, क, ख, ग, घ, ह, और जो विसर्ग आपको पढ़ाया गया था विसर्ग, वो आपकी कहाँ से ध्वनि आएंगी, कंठ से। और इसमें आपकी जो स्वर हैं उसमें अ और आ, ये जो स्वर हैं ये भी आपके कंठ से बोले जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको दिया जाएगा कोई कि निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, य, र, च, ज, क, ख, ट, ण। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा, जो क वर्ग के अंदर क, ख है, वो इसका सही आंसर होगा। इसके साथ फिर हम देखते हैं दूसरा, तालव्य। तालव्य में क्या होगा कि तालव्य जो है हमारा मुख के भीतर की जो ऊपरी छत का पिछला भाग है उसे क्या बोलते हैं हम, तालु। तो जब हमारी जीभ या उस तालु से टकरा करके बोलती है तो उसे क्या, तालव्य बोलते हैं। तो इसमें कौन सा, चा वर्ग आएगा। चा वर्ग के साथ साथ इसमें य और स, इस सा को हमेशा आप क्या बोलेंगे, तालव्य स, क्योंकि सारे सा आपको एक से दिखाई देते हैं। और ये कौन सा सा है, तालव्य स। इसे सा सलजम नहीं बोलेंगे, इसे तालव्य स हमेशा बोलेंगे, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। तालव्य सा के साथ अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ई और ई, ये क्या है, तालव्य स्वर हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है मूर्धा। मूर्धन्य, मूर्धन्य में आप देखेंगे कि मूर्धन्य में हमारा आएगा, मूर्धा क्या होती है, मुंह के भीतर का जो ऊपरी छत का अगला भाग है। जो हमारा पिछला भाग है उसे तालु और अगले भाग को मूर्धा बोलते हैं। जो आप देखेंगे दांतों के ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर आप जीभ लगा करके जब देखेंगे तो वह क्या कहलाती है, मूर्धा। जहां पर आप बोल करके देखिए टा, जहां आपकी जीभ जा रही है, टा टा बोलने से जहां आपकी जीभ जा रही है वही स्थान क्या कहलाता है, मूर्धा। तो इसी को बोलते हैं मूर्धन्य। तो इसमें कौन सा आएगा, टा वर्ग आएगा आपका। और टा वर्ग के साथ र, जब आप बोलेंगे रा, रा, रा के बारे में मैं आपको विशेष रूप से भी बताऊंगा। रा अपने आप में एक विशेष व्यंजन है। इसके साथ में आपका ये सा आएगा, षटकोण वाला सा। इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये मूर्धन्य स है, इसको आप मूर्धन्य सा बोलेंगे। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। जब बार बार इस सा को देखेंगे तो बोलेंगे मूर्धन्य सा। तो मूर्धन्य सा बोलने से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और साथ में मैं आपको विशेष बता रहा था रा के बारे में। तो ये रा की क्या विशेषता है वो भी आप यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। रा को हम किस और नाम से जानते हैं, इसको हम प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाता है प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, अग्रभाग में जब कंपन होती है तो उसे प्रकंपित व्यंजन। और इसका एक विशेष नाम और है लुंठित व्यंजन।
लुंठित व्यंजन। तो ये लुंठित व्यंजन इसलिए बोला जाता है जब हम श्वास बाहर लुढ़काते हुए छोड़ते हैं तब रा बोलते हैं, जैसे रा रा। तो रा रा क्या, ये लुढ़कता हुआ बाहर जब निकलता है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, लुंठित व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तस्य की। इसके बाद हम दंतीय देख लेते हैं। दंतीय, दंतीय में क्या होगा हमारा, ता वर्ग और ता वर्ग। इसके बाद हम देखते हैं वर्तस्य। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, वर्तस्य, क्योंकि इसको बोलने में भी, उच्चारण में भी और लिखने में भी इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपकी वर्तनी अशुद्धि में भी पूछा जा सकता है। तो वर्तस्य में क्या आएगा आपका, वर्तस्य में आएगा आपका तो ना वर्ग आएगा। वर्तस्य जो होते हैं हमारे, ये जैसे दंत मूल, दंत मूल से भी आप नहीं समझे होंगे। इसको साधारण भाषा में जिसको मसूड़ा बोला जाता है, वह मसूड़ा को ही क्या कहते हैं, वर्तस्य। और इसमें हमारा ना और ला और सा, ये तीन आते हैं। तो ये जो ला है ये भी एक विशेष शब्द है, इसका भी एक नाम है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो है आपका, इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। तो कई बार सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो जब ये पूछा जाएगा तो आपको ला पर ऑप्शन लगाना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आपको ऐसी चीज़ें इसमें बताएं जहां से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सके। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारी पूरी क्लास एक बार कर लेंगे तो आपका हिंदी का कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। इसके बाद हम देखते हैं औष्ठ्य व्यंजन। औष्ठ्य व्यंजन, औष्ठ माने क्या होता है, औष्ठ माने होते हैं हमारे होठ। होठ को हम क्या बोलते हैं, औष्ठ्य। इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा प वर्ग आएगा। और अगर हम स्वर की बात करते हैं तो उ और उ, ये स्वर भी हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ग में रखा गया है। इसके बाद हम कुछ विशेष देखते हैं कि जो दो जगह को इस प्रयोग करते हुए जो व्यंजन बोले जाते हैं उन वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दंत ओष्ठ्य। दंत ओष्ठ्य जो दांतों और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, उसमें आपका आएगा व। आप बोल करके देखिए व, और जो ये आपको बताए थे फ, ये फ, ये आपके इसमें आएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में आप ये आएंगे हमारे कुछ स्वर जो कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। कंठ और तालु से क्यों बोले जाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो ए और दूसरा आई, ये दोनों क्या हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। तो इसमें क्या है, एक तो जो स्वर लिया गया है वो कंठ से बोला जाता है, और जो दूसरा स्वर लिया गया है वह तालु से बोला जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, तो ये आपका कंठ तालव्य हो जाएगा। तो इसमें आपको ये हिंदी भाषा जो है बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कंठ तालव्य इसलिए क्योंकि एक स्वर इसमें कंठ से लिया गया है और एक तालु से लिया गया है। इस और दूसरा एक और आपको बता देते हैं, कंठ औष्ठ्य। कंठ औष्ठ्य ये क्या है, कंठ औष्ठ्य में आप देखेंगे ओ और औ। इसमें भी क्या है कि आपका ये भी संयुक्त स्वर है, आ और उ। आ कंठ से बोला जाता है और उ ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसलिए ये कंठ औष्ठ्य हो जाता है। इसमें भी आप ये देखेंगे
कि कंठ ओष्ठ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें जो दो स्वर लिए गए हैं वो एक कंठ से बोला जाता है, एक ओष्ठ से बोला जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी इनके स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण बताया है। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रयत्न या श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह किसे किसे किया गया है। तो प्रयत्न श्वास की मात्रा के आधार पर। तो इसमें हम देखते हैं प्रयत्न या श्वास की मात्रा के आधार पर आपको बताया था, जैसे मैंने ऊपर, इसमें एक अल्प प्राण होगा और दूसरा आप देखेंगे महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण प्रत्येक वर्ग में स्पर्शी जो व्यंजन है उन दोनों को इसमें बांटा गया है। तो स्पर्शी व्यंजन में आपने देखे थे कितने थे? स्पर्शी व्यंजन जो आपने देखे थे वो शुरू के जो 5 वर्ग थे, 5 वर्ग में कौन कौन से थे? क, च, ट, थ और प, कचट तप। तो ये 5 वर्ग आपने देखे थे, ये स्पर्शी व्यंजन थे। और इन स्पर्शी व्यंजनों का जो हम वर्गीकरण करेंगे उसी से हमारे अल्प प्राण और महाप्राण बन जाएंगे। बिल्कुल आसान है। आप देखेंगे कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। इसको हम जो 1, 3 और 5 यानी ऑड नंबर जो आपने देखा होगा, ऑड और इवन, तो यहाँ आपके काम आ जाएगा ऑड और इवन। तो इसमें आप देखेंगे कि 3, 5 और 1, जैसे कि का वर्ग का मैं बता देता हूँ, क, ग और ण, ये आपका अल्प प्राण में आता है। और दूसरा महाप्राण में जो बचेंगे इवन 2 और 4, ये इवन जो नंबर बचेंगे ये हमारे महाप्राण आएंगे। तो इसमें कौन सा आएगा? ख और घ। साथ में आप इसमें लिखेंगे जो हमारे अंतस्थ व्यंजन आपको बताए थे, य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये भी हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब आप समझिए, अल्प शब्द को समझिए, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। जिन व्यंजनों को बोलने में कम वायु का हम प्रयोग करते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने में अधिक श्वास या वायु या प्राण की आवश्यकता पड़ती है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। और इधर आप लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? आप इनको बोल करके देखिए, जैसे का बोलेंगे तो उसमें आपका जो श्वास की मात्रा है वह बहुत कम लगेगी, और जब बोलेंगे ख तो उसमें आपकी जो अंदर से वायु निकलेगी उसकी मात्रा बहुत अधिक होगी। तो ऊष्म व्यंजन इसमें लिखेंगे। ऊष्म व्यंजन जितने भी हैं हमारे, एक तो हमारे सा जितने हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। ये कौन सा सा बताया था आपसे? ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये हमारा सा, और इसके साथ में ह, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। और इसमें आप 2 और नए व्यंजन जो थे, अण, और जिसको हम ड और र से मिला करके बनाते हैं, जो हमारा ड और र से मिलकर के बनता है, और ये हमारा एक इधर है ढ। तो ये सभी हमारे क्या हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। देखेंगे कि अल्प प्राण में क्या है? कम श्वास लगेगी। 1, 3, 5 ऑड नंबर पर जो हमारे स्पर्शी व्यंजन आते हैं वो इसमें आएंगे। अंतस्थ य, र, ल, व इसमें आएंगे, अण आएगा।
और इधर स्पर्शी व्यंजन और ढ आएगा। इसके बाद हम अगला अपना वर्गीकरण देखते हैं, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। कंपन, जिसको हम वाइब्रेशन या नाद भी बोलते हैं, इसके आधार पर क्या है, जो हमारे, आपने देखा होगा गले में एक कॉर्ड पाई जाती है जिसे स्वर तंत्री बोलते हैं, उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हिंदी जो है एक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए इसमें इतनी गहराई से रिसर्च कर करके ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो आपको बताया था अघोष और घोष, और घोष, या इसी को बोलते हैं सघोष, ये इसमें आपके रखे जाते हैं। इसमें भी जो आपके प्रत्येक जो स्पर्शी वर्ग हैं, स्पर्श कौन कौन से हैं? 5 वर्ग आपको फिर से, क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग हैं। इसमें हम इसको किस प्रकार से विभाजित करेंगे, ये इसमें देखिए। सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें हमारा रहेगा जो फर्स्ट 2 हैं, जो हमारे पहले 2 हैं वो इसमें रहेंगे। कौन कौन से? क और ख। फर्स्ट 2 यानी पहला और दूसरा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो जो बचे हुए बाकी 3 हैं, 3, 4, 5, यानी ग, घ और ये आपके इसमें रहेंगे। साथ में आप इसमें देखेंगे एक ऊष्म व्यंजन जो थे वो आपके इधर आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। लेकिन इसमें ऊष्म व्यंजनों के साथ जो ह था उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, तो इसमें हमारा ह नहीं रहेगा। और इधर जो थे हमारे अंतस्थ व्यंजन रहेंगे। अंतस्थ व्यंजन प्लस ह प्लस अणा और ढ, ये सभी हमारे इधर रहेंगे। ये सभी सघोष हैं। और आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि जो हमारे सभी स्वर हैं, जो स्वर हैं वो कैसे हैं? सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। तो ये अगर आपसे स्वर के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में भी आप यहाँ से बता सकते हैं। अभी हमारा जो इसी में बचा हुआ है वह है अवरोध। अवरोध के आधार पर, अवरोध यानी जो हमारे द्वारा जो सांस ली जाती है उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके आधार पर इसमें बताना है। तो अवरोध के आधार पर देखेंगे तो स्पर्शी 2 जो अवयव हैं वो स्पर्श मात्र से होते हैं, और स्पर्श संघर्षी संघर्षी, जिसमें हमारे सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। दूसरे हम देखते हैं स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्शी में जो आपने देखा था, जो हमारे
5 वर्ग में है वो इसमें क्या रहेगा, स्पर्शी, जो दो अवयवों के स्पर्श मात्र से बनते हैं। स्पर्श संघर्षी में क्या होता है कि जो श्वास है वह कुछ रगड़ के साथ निकलता है। जैसे इसमें कौन सा आएगा, च वर्ग। इसमें हमारे 5 वर्ग हैं, इसमें चा वर्ग आएगा और इसके बाद है एक हमारा संघर्षी। संघर्षी में हमारा कौन से आएंगे, इसमें जो श्वास है वह अधिक रगड़ के साथ निकलता है। श्वास अधिक रगड़ के साथ निकलता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमारी जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म ध्वनियां प्लस जो हमारा ये है ख, ग, ज, फ, ये सब इसी में आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, उठा हुआ या उभरा हुआ या ऊपर की ओर, ऊपर फेंके हुए। तो इसमें आप देखेंगे, ये थोड़ा हमारा जो वाइट बोर्ड है अभी नया है, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें अभी हम देखेंगे। ऊपर की ओर जो फेंके हुए हैं, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, जो द्विगुणित व्यंजन है, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन में हमारे अण और ढ ये आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में आप जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या होती है कि जो हमारी जिह्वा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, हमारी जो जीभ है, सभी जगह हमारी जीभ टच होगी लेकिन कहीं भी पूर्ण रूप से नहीं होती। तो ये क्या अर्ध स्वर कहलाते हैं, य, र, ल और व। इसमें 4 स्वर, 4 व्यंजन लिए जाते हैं। तो और ये क्या है कि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है, ना ये स्वर है और ना ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, इसलिए इनका क्या नाम पड़ा, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब है कि बीच की स्थिति में रहने वाले। इनका उच्चारण करने पर जो हमारी जीभ है वह स्पर्श पूर्ण रूप से नहीं करती, इसलिए क्या ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन को ही हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्ध स्वर। तो ये हुए। इसके अलावा आपके मुक्ताक्षर किसे कहते हैं,
मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर हम जो ये व्यंजन जितने भी लिखे जाते हैं ये सब क्या है, स्वर सहित, इनको हम मुक्ताक्षर बोलते हैं। और एक होता है शब्द बद्धाक्षर, यानी जिसका बद्ध कर दिया गया हो उनको क्या बोलते हैं, बद्धा अक्षर। और इसमें जैसे आपका ये का है उसके नीचे हलंत मिलेगा, ता के नीचे हलंत मिलेगा, और इसमें क्या होता है कि स्वर नहीं होता। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपको मैंने आज व्यंजन के बारे में बताया, उसके वर्गीकरण के बारे में बताया। और अभी आप आगे चलेंगे तो इसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, और जो इससे रिलेटेड प्रश्न हैं उनको आप किसी पुस्तक से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि साथ साथ में जब आप किसी प्रश्न को, चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके प्रश्न एक बार देख लेते हैं तो वह क्लियर हो जाता है। कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क ग ज फ, ये नोट कर लीजिए, ये जो आपको मैंने बताया है, क ग ज और फ, ये क्या है, क ग और ज फ, ये ध्वनियाँ जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, ये अरबी और फारसी कहाँ से ली गई हैं, इसके लिए लिख लीजिए अरबी और फारसी। अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अमानक वर्ण कौन सा है। अगर आपने देखा होगा अमानक वर्ण, तो ये आप देखेंगे कि मैंने आपको सभी वर्ण पढ़ाए, इसमें एक वर्ण है भ, तो इसे क्या बोलते हैं, अमानक वर्ण। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कई बार पूछे गए प्रश्न है। जो व्यंजनों की संख्या है ये है, ये तो सब आपको बता दिया गया है। और का वर्ग कौन सा है, चा वर्ग कौन सा है, टा वर्ग कौन सा है। और कई बार आपसे ये पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ कि जो संयुक्त अक्षर हैं आपको बताए थे छ, त्र, ज्ञ, ये चार आपके संयुक्त अक्षर हैं। ये पूछा जाता है ये जो छह वर्ण है, ये छह वर्ण किसके योग से बना है, छह वर्ण किसके योग से बना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए जाते हैं उसमें बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं। तो ये जो हमारा बना हुआ है छ, आप देखेंगे कि ये क और श, क और स से मिलकर के बना है, क और स से मिलकर के बना है। तो ये आपका जो इसमें का है, इसमें हलंत लगा हुआ होता है, ये बद्धाक्षर और ये पूर्ण अक्षर है। तो इसमें ये दो वर्णों से मिलकर जो बनते हैं वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। और इस तरह के जो भी आपके कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से ये जो वर्णमाला का ये चैप्टर पूरा करवा दिया गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। और इसमें आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और इसके जो प्रश्न है वो आप किसी पुस्तक से देख लीजिएगा, लूसेंट हो आपके पास या जो भी पुस्तक आपके पास हो, सब में ये प्रश्न मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जब आप देखते हैं तो उससे आपको ये भी आइडिया लगता है कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर यूपी पैट की कर रहे हैं तो यूपी पैट की देख लीजिए। तो इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। क्लास पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।